एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़े मस्त होंगे। पूरी टॉप तक की टीम की तरफ से आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी दुआएं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल डेडिकेटेड है आपकी सिफारिशों पर। ठीक है, आपने बोला था मैम पंचायती राज व्यवस्था पे लेकर आओ, आपने देख चुके हैं। आपने बोला था कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल कराओ, तो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम संविधान के कुछ ऐसे आर्टिकल्स को करने वाले हैं जो आपसे रेलवे बार बार पूछ रहा है, आगे भी उनसे रिलेटेड पूछेगा। तो चलिए एक बार उसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि डियर मैं मान के चल रही हूँ कि आप उनको अच्छे से पढ़ चुके हो। अब बस रिवीजन है और आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये आर्टिकल ऐसे हैं जो आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डियर संविधान के बारे में आपका आज के टाइम पे देखो, मूल संविधान में आपके कुछ कम आर्टिकल्स थे, कम पार्ट्स थे और कुछ कम अनुसूची यानी कि शेड्यूल थे। आज के टाइम पर ऑलमोस्ट आपके 25 भाग है, ठीक है, 25 पार्ट है, 470 अनुच्छेद हो चुके हैं और आपकी 12 अनुसूचियां आज के संविधान में है। मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल ही है। अभी जो आपके अमेंडमेंट किए जाते हैं ना डियर, वो आपके ऐसे जोड़ दिए जाते हैं 395 1, 395 2, 395 बी सी डी, इस तरीके से। तो टोटल ऐसे आपके 470 हो गए हैं आज के टाइम पे। ठीक है, और 12 अनुसूचियां मैं आपको पहले भी वीडियो में करा चुकी हूं कि कैसे कैसे ऐड की गई थी। सबसे पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जब अमेंडमेंट आपका पहला हुआ था। तो चलिए देखते हैं भाग 1। देखो, अब किसी भी राष्ट्र के निर्माण में और स्पेशली जब बात आ जाए ना अपने भारत की, तो उसमें सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, जो कि आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, किसी भी देश को बनने के लिए हमारा भारत क्या है, कई सारे राज्यों का क्या है, एक संघ है। तो सबसे पहले भारत के निर्माण में उसकी टेरिटरीज, उसके राज्य को बनाएंगे, फिर उसमें रह रहे लोगों को देखेंगे कि कौन कौन लोग उसमें रह सकते हैं, क्या क्या उनके पास क्या होंगे, अधिकार होंगे। और देखो डियर, ऐसे ही एक सिस्टमेटिक तरीके में कैसे हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है, आज आप इस क्लास में ये जान जाओगे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कि भाई पहले राज्य बने, यानी कि हमारा पूरा देश बना, उसमें रहने वाले फिर लोग बने, फिर उनको अधिकार मिले, फिर उन अधिकार को संरक्षित रखने के लिए हमारे भारत का पहला नागरिक हमें मिला, उपराष्ट्रपति मिला, और ऐसे ही आपकी एक संस्था चलती गई। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डियर भाग 1 में 1 से 4 तक लेकर है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि बिल्कुल भारत के निर्माण की बात हो रही है कि भारत जो है एक राज्यों का क्या है, संघ है। आर्टिकल 2 में हम नए राज्यों को प्रवेश देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 3 में राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, और ये सारे काम कहां पर होते हैं, ये सारे काम संसद में बैठकर होते हैं। ठीक है, और भाग 2 जो कि आपका 5 से लेकर 11 तक है। अब एक राज्यों का संघ बनकर तैयार हो गया, मतलब भारत का ढांचा तैयार हो गया। अब बात है उसमें रह रहे लोगों का जीवन हम कैसे सुखद बना सकते हैं, कौन कौन उसमें रह सकता है। तो डियर भाग 2 में जो 5 से लेकर 11 तक है आर्टिकल, उसमें नागरिकता के बारे में जिक्र है। किस बारे में, नागरिकता के बारे में जिक्र है कि कैसे आपको नागरिकता मिलेगी, कैसे आप भारत के नागरिक कहलाओगे, कैसे आपसे छीनी जा सकती है, सारे प्रावधान इसमें है। उसके बाद देखो, भारत का निर्माण हो गया, वहां पे रहने वाले लोगों का पता चल गया कि कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक नहीं होगा। अब उन लोगों को दिए जाएंगे भारत में रहने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, पूरी आजादी से रहने के लिए कुछ मौलिक अधिकार जिनका खनन नहीं हो सकता। तो 12 से 35 देखिए, उसके बाद ही भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है, जिसमें आपके बहुत सारे, मतलब एक तरह से मैं कहूँ ना तो ये बेस्ट पार्ट है हमारे संविधान का, जिसमें आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसको संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। किसने बोला था, चलिए मुझे जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नहीं है, जस्ट ऐसे ही बता दो। उसके बाद डियर भाग 4 आ गया। भाग 4 में है आपके डीपीएसपी, ठीक है, जो कि चलिए जल्दी बताइए कि हमने डीपीएसपी को कहां से लिया है, और शायद मैंने कल भी आपसे पूछा था। ओके, उसके बाद भाग 4 के ही खंड क में आपका 51A करके एक पार्ट जोड़ा गया, एक आर्टिकल जोड़े गए हैं, जिसमें आपकी बात हो रही है मौलिक कर्तव्यों को लेकर।
किसको लेकर? कि हमें हमारे देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति क्या क्या कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये आपके भाग 4A के 51A आर्टिकल में है, ये आपका मौलिक कर्तव्य को लेकर है। ठीक है, अब ये कैसे गठन हुआ डियर, मैंने आपको पहले भी आर्टिकल्स की क्लास ले रखी है जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कराए थे, ये उनसे अलग है। मैंने आपको बताया था कि एक मूल संविधान तो था, ठीक है, उसके बाद एक साल ऐसा आया, एक कमेटी ऐसी आई जिसमें हमारे संविधान में बहुत सारे क्या किए गए, संशोधन किए गए। इतने सारे संशोधन के बावजूद उसको हमने बोल दिया कि एक लघु संविधान ही हमने अपने संविधान में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। और वो टाइम था आपका 1976 का, और वो कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी। उनकी सिफारिश पर 1976 को 42वां संशोधन आया, जिसके तहत बहुत सारे आर्टिकल्स को यानी कि बहुत सारे संशोधनों को जोड़ा गया हमारे संविधान में। फिर जो उसकी कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए 1978 में आपका 44वां संशोधन आता है। ठीक है, तो इस 42वें संशोधन के द्वारा ही ये मौलिक कर्तव्य क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। आगे चलते हैं। उसके बाद डियर, ठीक है, भारत का निर्माण हो गया। अब देखो कितना सिस्टमैटिक तरीके से संविधान का निर्माण हो रखा है, ऐसे ही थोड़ा ना इतना टाइम लग गया। भारत का निर्माण ढांचा तैयार, उसमें रहने वाले लोगों का ढांचा तैयार, उन लोगों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए वो तैयार, उन लोगों के देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए थे वो भी हो गया। अब बात आती है कि डियर, इतने बड़े देश को चलाने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से, ठीक है, संवैधानिक ढंग से चलाने के लिए कुछ ऐसे लीडर्स की जरूरत होगी जो समय समय पर देश के हित में काम करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भाग 5 में, जो कि राष्ट्रपति को समर्पित है, और भाग 6 जो कि आपका राज्यपाल को समर्पित है। राष्ट्रपति जो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, सारी चीजें उनके बाद आती हैं। तो भाग 5 जो कि 52 से 151, दैट नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। भाग 6 152 से लेकर 237 तक है। अब देखिए अनुच्छेद 52 जो आपका है उसमें राष्ट्रपति के पद को, कि भाई संविधान में लिखा गया है कि हमारे भारत में एक राष्ट्रपति का पद भी होगा, जो आपका अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। जैसे आपका आर्टिकल 40 कल ही मैंने आपको कराया था कि पंचायती राज व्यवस्था आपकी पहले मूल संविधान में उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था। हाँ, एक बात कही हुई थी आर्टिकल 40 में कि भाई भारत में आपकी पंचायती राज व्यवस्था का गठन होना चाहिए, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। वो मिला था आपका कब, आपने वीडियो देख ली होगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद के लिए, अनुच्छेद 53 उनकी शक्ति और कार्यों के लिए, उनकी बहुत सारी शक्तियां होती है डियर, अक्षमादान उनमें से क्या है, एक है। अनुच्छेद 54 उनके निर्वाचन के लिए, यानी कि उनके इलेक्शन के लिए, ठीक है। क्या कैसे इलेक्शन होगा, चलिए मुझे ये बताइए कि राष्ट्रपति जो कि हमारी अभी बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनके इलेक्शन में, राष्ट्रपति इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपका, कौन कौन भाग लेता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। उसके बाद डियर महाभियोग लगाया जाता है, उनको पहले वैसे बताया जाता है। महाभियोग ये होता है कि अगर राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा किया है जो देश के हित में नहीं है, या उन्होंने कुछ करप्शन किया है, मिसकंडक्ट किया है, तो उनको उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है, जिसकी आपकी अनुच्छेद 61 में क्या की गई है, बात की गई है। अनुच्छेद 72 में अक्षमादान, भाई सारे पैंतरे लगा लोगों के सुप्रीम कोर्ट में आपकी रिव्यू पिटीशन डाल डूल के, जब किसी आदमी को नहीं मिलता, ठीक है, कि भाई उसको बेल नहीं मिलती, उसकी सजा कम नहीं होती, तो लास्ट ऑप्शन उसके पास बचता है कि राष्ट्रपति से क्षमादान मांग ले ताकि वो हमें माफ कर सके, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 72 में है, ओके। अनुच्छेद 123 में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दैट मीन्स डियर, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो आप ये किसी टाइम पे ना राज्यसभा चल रही है ना लोकसभा चल रही है, ठीक है, आपके सदन नहीं चल रहे हैं उस टाइम पर, लेकिन देश के हित के लिए कोई कानून लेकर आना है, तो राष्ट्रपति साहब जो है वो लोकसभा और राज्यसभा को क्या कर सकते हैं, आपका बुला सकते हैं, उनको अध्यादेश जारी कर सकते हैं, एक कानून, लेकिन सलाह पर, ठीक है, उनको सलाह लेनी पड़ेगी मंत्रिमंडल की। अनुच्छेद 143 में आपकी सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं वो बहुत सारे, किसमें,
बहुत सारे निर्णय लेने में वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं है कि वो उनको माननी ही पड़ेगी। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके पूछे जा चुके हैं, आपसे महाभियोग 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम्स में भी। उसके बाद आते हैं राज्यपाल पे। जिस तरह से अनुच्छेद 52 में आपका राष्ट्रपति पद है, उसी तरह आर्टिकल 153 में आपका राज्यपाल का पद है। देखो, जैसे राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति, उसी तरह राज्यों के लिए होता है राज्यपाल, तो बिल्कुल उसी तरह आपका राज्यों के लिए है राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में इनकी शक्ति और इनके कार्यों के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 155 में इनके इलेक्शन के लिए बताया गया है, इनके निर्वाचन के लिए क्या है आपका प्रावधान है। उसके बाद राष्ट्रपति के बाद बाय चांस आपका राष्ट्रपति का पद खाली है, कोई है नहीं, कुछ और गलत चीजें हो गई, तो उस समय में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। तो इसके लिए एक टर्म ये भी आई गई है उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का क्या है? प्रावधान है। और आर्टिकल 64 में राज्य के सभापति के रूप में वो कार्यरत रहेंगे। आपको पता है लोकसभा में लोकसभा स्पीकर होता है जो चेयरपर्सन होता है, राज्यसभा में उसी तरह जो चेयरपर्सन होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो आपका ये प्रावधान है आर्टिकल 64 में। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखो, हमें हमारे देश के सबसे प्रथम नागरिक मिल गए, और उन्हीं की जो सेम कैटेगरी के होंगे वो भी मिल गए। राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति, राज्यों के लिए आपके राज्यपाल, और उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो, या फिर आपकी राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो। उसके बाद आती है डियर आपकी बाकी नीचे की चीजें, कि भाई अब एक देश को चलाने के लिए आपको राज्यों के लीडर्स की जरूरत होगी, आपको राष्ट्र में यानी कि केंद्र में लीडर्स की जरूरत होगी, और उन सबका एक सबसे बड़ा लीडर यानी कि प्रधानमंत्री की जरूरत होगी। तो हम चलते हैं, देखो सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है ना। अब बात आ गई आपकी प्रधानमंत्री। तो जैसे राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह राज्यों के लिए आपका मुख्यमंत्री होता है। राष्ट्र का हेड प्रधानमंत्री, राज्यों का हेड मुख्यमंत्री। चलिए देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स। अनुच्छेद 74 में आपका मंत्रिमंडल का गठन है। अनुच्छेद जस्ट उसके बाद वाला यानी कि 75 में, कि उस मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा मंत्री यानी कि सबसे बड़ा लीडर होगा वो आपका प्रधानमंत्री होगा। ओके। अनुच्छेद 76 में डियर, जो इन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, स्पेसिफिक बोल रहा प्रधानमंत्री, जो इनके कानूनी कार्यों का लेखा जोखा रखेगा, तो इनके कानूनी सलाहकार जो होगा वो आपका आर्टिकल 76 में। तो सारे के सारे आपके एक साथ हैं, 74, 75 और 76, ठीक है। तो आपका महान्यायवादी होगा। बिल्कुल उसी तरह आपका मुख्यमंत्री, जैसे इनके कानूनी सलाहकार होते हैं महान्यायवादी, एक मुख्यमंत्री के होते हैं महाधिवक्ता। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कुछ ही दिन पहले। अब देखो मुख्यमंत्री के बारे में, अनुच्छेद 163 163 राज्यों के मंत्रिमंडल के बारे में यानी कि राज्य मंत्रिमंडल के बारे में बात करता है। उसी के बाद 164 यानी कि जो उनका लीडर होगा मुख्यमंत्री के बारे में बात करता है। और 165 ईयर जो आपके मुख्यमंत्री है उनके कानूनी कार्यों का जो लेखा जोखा रखेगा वो आपका महाधिवक्ता कहलाएगा। ओके। उसके बाद चलिए देखो इधर चलो, अनुच्छेद 679 ये मैं आपको करा चुकी हूं संसद के बारे में सब कुछ। अब डियर ये मंत्रिमंडल बन गया, ये आपका राज्य मंत्रिमंडल बन गया, इधर प्रधानमंत्री मिल गया, इधर मुख्यमंत्री मिल गया, लेकिन वो सारे जहां बैठकर काम करेंगे, जहां से देश को चलाएंगे, देश के हितों के लिए कानून बनाएंगे, एक ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए सेंट्रल विस्टा टाइप की, है ना। तो बिल्कुल अब बात आ जाती है सदन की, कि ये लोग जहां पर बैठेंगे, ये लोग जहां पर बैठेंगे, अब उनके स्थान की बात आती है यानी कि संसद की बात आती है। तो आपका आर्टिकल 79 में है कि भाई देश के हित के लिए, देश के हित के लिए कानून बनाने के लिए, मंत्रियों के बैठने के लिए ना उनकी कुछ सीटें होनी चाहिए सदन में, और जिसको आपकी क्या कहलाती है संसद। यहां से क्या आया आपका संसद। उसमें अब संसद में दो सभाएं होंगी, एक राज्यसभा, एक क्या आपकी लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। लोकसभा में जो हम लोगों को चुनकर भेजते हैं वो, और राज्यसभा की वोटिंग होती है अलग, वो एक स्थायी है, वो कभी आपकी भंग नहीं होती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 80 में प्रावधान आया कि भाई राज्यसभा होगी संसद में एक, और अनुच्छेद 81 में आया कि भाई एक लोकसभा होगी, ठीक है। क्या होगी? एक लोकसभा होगी। उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट सा है डियर अनुच्छेद 100, जो कि होता है निर्णायक मत को लेकर, और इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
लोकसभा की बात चल रही है, ठीक है। लोकसभा में डियर आपकी एक क्या होती है, वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद मेजोरिटी वोटिंग जिस कानून के हक में होती है वो पास हो जाता है। अगर मेजोरिटी वोटिंग किसी कानून को नहीं मिल पाती तो वो पास नहीं होता है, ठीक है, सदन में वो पास नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, अगर बाय चांस ऐसा हो जाए, इसीलिए इसको रखा गया है कि भाई 50-50 हो गया, ना कहीं मेजोरिटी है ना कहीं मिनोरिटी है, मतलब आपका 50 वोट इसको पास होने के मिल गए, 50 वोट इसको फेल होने के मिल गए। उस टाइम पर डियर जो लोकसभा के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं आपके, वो अपना वोट देंगे। अगर वो वोट हक में दे देंगे तो पास हो जाएगा, अगर वो वोट आपके हक में नहीं देंगे, बिल के हक में नहीं देंगे, तो वो फेल हो जाएगा। तो ये प्रावधान आपका यानी कि एक निर्णायक मत, जब कुछ ना मिले यानी कि 50-50 रहे, तो एक निर्णायक मत से आपका वो या तो पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा। उसको उसका प्रावधान जो है वो है आपका आर्टिकल 100 के अंदर। आर्टिकल 108 में आपका संयुक्त अधिवेशन है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है 108 में, ठीक है, याद रख लोगे। 110 में आपकी धन विधेयक, आपको दो याद रखने हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। 110 में प्रावधान है आपका मनी बिल का, यानी कि धन विधेयक का, धन अधिवेशन लिखा है जिसको धन विधेयक भी बोलते हैं, ओके। ये केवल और केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं, ठीक है, ये केवल और केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। और 117 है आपका वित्त विधेयक को लेकर, ठीक है। अनुच्छेद 112 में हमारे भारत के बजट के बारे में प्रावधान है कि हमारे भारत का बजट क्या होगा, कैसे हम खर्च करेंगे, कहां से हमें रिवेन्यू मिलेगा, मतलब इसमें आपको सब कुछ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका सब कुछ होता है, पूरे साल का लेखा जोखा कि भाई हम यहाँ पर इतने पैसे लगाएंगे, इसके विकास के लिए इतना करेंगे, इतना बजट हम डिफेंस में अलॉट कर रहे हैं, इतना हम शिक्षा में अलॉट कर रहे हैं, तो सब कुछ होता है। आपका फरवरी के टाइम पे आता है, लाल बैग लेकर आती है, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 116 में है डियर आपका लेखा अनुदान। अब ये लेखा अनुदान क्या है, बजट पेश हो गया, लेकिन उसके बाद बाय चांस अगर डियर उसमें कुछ ऐसा मिस रह जाए कि भाई हमें ये एक सेक्शन और जोड़ना है, हमें इस भारत के इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे विकास के लिए हमें और फंड यहाँ पर अपने बजट में डालना है, तो वो है डियर आपका लेखा अनुदान अनुच्छेद 116 में। 117 मैंने आपको बता ही दिया, 110 धन विधेयक, 117 वित्त विधेयक। अब देखो थोड़ा सा, जैसे आपकी राष्ट्र के तौर पर संसद बनी आपकी केंद्र में, ठीक है, राजधानी में, उसी तरह डियर मुख्यमंत्री यानी कि राज्य का हेड वहां पे आपकी बनेगी। वहां अब राज्य के मंत्री भी कहीं बैठेंगे ना, वो घर से थोड़े ना राज्यों के लिए कानून बना देंगे, वो भी कहीं बैठेंगे, घर से तो वो चला नहीं सकते राज्यों को। तो वहां पे आपकी बनी डियर विधानमंडल, ठीक है, कि अनुच्छेद 168 में प्रावधान होना चाहिए कि हर राज्य में एक विधानमंडल जिसकी दो सभाएं, किसी किसी राज्य में आपकी एक एक भी है, ठीक है, उसमें विधान सभा होगी और विधान परिषद होगी। 170 में आपकी विधान सभा का प्रावधान है और 169 में 169 में आपकी विधान परिषद है, ठीक है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया कि मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, कि हमारे भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, कितने राज्यों में, और पुराना मत देना डाटा, विधान परिषद है, विधान परिषद है। राज्यों और यूटी भी लिख लो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे वरना। 169 में क्या है कि भाई विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति के लिए जो प्रावधान है वो 169 में है। 170 में वही सेम आपका विधान सभा के लिए है और 168 कहता है कि विधानमंडल, यानी कि जैसे आपका संसद हो गया, ये विधानमंडल होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यार सब कुछ तैयार हो गया, हमें मंत्री भी मिल गए, यानी कि देश को चलाने के लिए, राज्यों को चलाने के लिए लोग भी मिल गए, उनके लिए बैठक भी हमने बना दी। अब बात आती है कि वो उनकी लगाम कैसे खींच के रखे, है ना, वरना ऐसे तो डियर हर कोई, देश के लोगों की भी और उनकी भी, यानी कि मंत्रियों की भी लगाम कैसे खींच के रखे। तो अब देश को चाहिए एक कानूनी, ठीक है, एक कानूनी प्रक्रिया जहां पर आम लोग या फिर खास लोग जाके न्याय मांग सके। तो अब बात आती है आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, ठीक है। अब देखो इसको पहले ही बना देते तो बनाते किसके लिए, ठीक है, तो पहले हमने भारत
भारत का निर्माण किया, वहां पे लोगों को बसाया एक तरह से, यानी कि उनको नागरिकता दी, उनको अधिकार दिए, डीपीएसपी लेकर आए, फिर उनको बताया कि आपके राज्यों के प्रति कुछ कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य उनको दिए। उसके बाद डियर हमने राष्ट्रपति जो हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है उनके बारे में, उपराज्यपाल राज्य के लिए उपराष्ट्रपति, फिर पूरे देश को चलाने के लिए आपका मंत्रिमंडल, राज्य के लिए राज्य मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल यानी कि जो देश को चला रहा है उसमें हेड प्रधानमंत्री, जो राज्य को चला रहा है उसमें मुख्यमंत्री, उन सब के बैठने की व्यवस्था संसद और विधानमंडल। यहां तक आ गए। अब उनकी लगाम जो कसेगा वो बात आती है आपकी किस पे, सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो आर्टिकल 124 के अनुसार है, आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की बात है, और आर्टिकल 148 में सीएजी की क्या है, नियुक्ति है। ठीक है, कैग की नियुक्ति है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था है, और 216 में डियर हाई कोर्ट का क्या है, गठन को लेकर प्रावधान है। अब आते हैं डियर केंद्र और राज्यों के संबंध। अब देखिए हमारे पास, हमारे भारत में क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। राज्य सरकारों को कुछ हक है और केंद्र सरकार को कुछ ज्यादा हक है। ठीक है, केंद्र का यहाँ पर कुछ ज्यादा चलता है। तो अब उनके बीच में समन्वय और केंद्र राज्य संबंध, यानी कि उनके बीच में संबंध मधुर रहे, किसी राज्य को पीछे ना छोड़ दे, किसी राज्य को बहुत ज्यादा डेवलप ना कर दे, उनको लेकर कुछ प्रावधान है। देखिए, यानी कि जिनमें आपकी राज्य सूची, आपकी संघ सूची और आपकी समवर्ती सूची आती है। आर्टिकल 249 में है आपकी कि राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। आर्टिकल 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून। अब आपातकाल जो आता है डियर, इमरजेंसी जब लगती है तो उसमें आपके बहुत सारे कानून में दो हेरफेर, मतलब हेरफेर नहीं, बदलाव आप कर सकते हैं। बहुत सारे आप क्या कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 250 में है। आर्टिकल 262 ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों, शायद आपसे पूछ ले। नदी जल विवाद, हमारे भारत में साउथ में जितनी भी नदियां हैं ना अच्छी आपकी बड़ी बड़ी, सब पे विवाद है क्योंकि पानी कम है। अब विवाद किसी चीज पर क्यों होगा, जब कोई चीज कम होगी और बांटने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे। तो साउथ में नदियां कम है, पानी कम है, लेकिन उनके बंटवारे के लिए राज्य बहुत सारे, विवाद हो गया। उसी तरह एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी होती है, इंटरनेशनल विवाद भी होता है नदियों को लेकर, कि एक नदी बहुत सारे देशों से बह रही है, 3-4 देशों से बह रही है, पीछे वाले देश ने डैम बना दिया, पानी रोक दिया, आगे वाले को कुछ नहीं मिला, विवाद हो गया। उस विवाद को सुलझाने के लिए वर्ल्ड बैंक आएगा। अपने राज्य में जो विवाद होंगे उनको सुलझाने के लिए डियर एक कमेटी गठित होती है। बस उसी के बारे में है कि आर्टिकल 262 में नदी जल विवाद के लिए प्रावधान है, और 263 में जो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद होता है उनके लिए संसद कानून बना सकती है, एक कमेटी गठित कर सकती है, ये प्रावधान है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में है, ओके। और आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा, जिसमें आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट, आईएफएस के लिए प्रावधान है। उसी के बाद आर्टिकल 315 में डियर संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, यानी कि आपकी यूपीएससी के लिए प्रावधान है। चलिए आगे चलते हैं। अब डियर आपके कुछ और इंपॉर्टेंट, निर्वाचन आयोग यानी कि आपका इलेक्शन कमीशन, जिसका प्रावधान आर्टिकल 324 में है, जो आपके इलेक्शन वगैरह सारी उनकी चीजें देखता है। आर्टिकल 343 में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये प्रावधान है, और हमारी लिपि क्या है, देवनागरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो अभी पूछा भी गया था कि भाई राष्ट्र में इमरजेंसी अगर लग जाए तो किन किन अनुच्छेदों के द्वारा आप, यानी कि राष्ट्रपति जो है उसकी घोषणा कर सकते हैं। आर्टिकल 312 राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 आपका राष्ट्रपति शासन, जो राज्य में कई बार क्या होता है कि राज्यों में आपके अगर बहुमत नहीं होती तो कई बार आपकी सरकार गिर जाती है, जब तक वहां पर दोबारा इलेक्शन नहीं होते तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में, और अनुच्छेद बस आपको +4 करने हैं। अनुच्छेद 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल, जैसे अभी श्रीलंका में लग गया था, बिल्कुल पैसे नहीं रहे थे, फॉरेन करेंसी बिल्कुल नहीं रही थी, वो आपका इंपोर्ट ही नहीं कर सकते थे बाकी आपकी जरूरतों का सामान। तो 360 में आपका वित्तीय आपातकाल। और ये जो संविधान के संशोधन 395 से आज हम 470 पे पहुंच गए हैं, कैसे कि भाई अगर संविधान में कोई भी आपको हेर फेर या
फेर बदल, हेर फेर नहीं, 420 नहीं करते, आपको कोई भी फेर बदल करना है यानी कि संशोधन करना है, तो आप आर्टिकल 368 के तहत क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। तो इसके लिए भी एक प्रावधान है। तो जल्दी से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितने सारे आर्टिकल्स को हमने यहाँ पे कवर किया। तो इस क्लास को अपना पूरा प्यार देना। और डियर जाने से पहले आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आप जाने से पहले एक काम जरूर करना डियर, आप इस क्लास को सब्सक्राइब करना, इस क्लास को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को लाइक भी करेंगे। एंड थैंक यू सो मच जो भी आप बने हुए हैं, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप 2 क्वेश्चन पूछे, उनका आंसर करेंगे और मुझे एक और टॉपिक बताएंगे कि मैम इस पे और वीडियो बना दो, तो आपके लिए आपकी उस पे वीडियो आ जाएगी। आप ऐप को हमारे डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर में जाके टॉप तक ऐप को डाउनलोड करना, और इस क्लास की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको YouTube PDF सेक्शन पे जाना, वहां पे आपको YouTube पे जितनी भी क्लासेस होती हैं सबकी PDF मिल जाएगी। उसके अलावा डियर वहां पे आपको ढेरों कोर्सेज है जो आपकी मदद करेंगे 101% आपको एक गवर्नमेंट सिक्योर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में। वहां पर आपका ऐसा ही एक मैथ का बाप कोर्स है जिस पर आपकी 30 फ्री डेमो है, और अगर आप इस पे राहुल 300 लगाओगे ना, राहुल 300, तो आपको एकदम से 20% का डिस्काउंट भी यहाँ पर डियर मिल जाएगा। बहुत सारे आपके कोर्सेज चले हुए हैं, तो ऐप को डाउनलोड करके एक बार देखना जरूर, और देख के तो आप उसको बिना लिए रह ही नहीं पाओगे। तो चलिए डियर आज की क्लास को इसी नोट पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिल से धन्यवाद। और जल्दी हमारे 1 मिलियन होने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ये थोड़ा और जल्दी हो जाए, क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा है भाई। तो चलिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मुझे टॉपिक जरूर बताना और आंसर जरूर देना। धन्यवाद, जय हिंद।